Good morning, friends. Suresh Kumar Devangan here once again with you all. And today I am here with some topics to discuss with you. Let me remind you, हमारे पास अभी 3 परीक्षाएं हैं, LDE, LDCE, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आपका CCA, CCS, आप 2017 के 2018 के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आप पाएंगे कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर CCS, CCA रूल से आते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी तक जो मैंने वीडियोस दिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन, इसके टोटल स्वामी हैंडबुक में स्वामी ने जो एमसीक्यूज पब्लिश किए हैं 250 क्वेश्चंस पब्लिश किए। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि आप इन 250 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और ये जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपसे वो देख लीजिए, एज इट इज, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये 250 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यू विल हैव अ गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स एज इट इज। अभी तक क्या आपने वीडियोस में देखा है, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है और उसके बाद में पार्ट 4। इस तरीके से 4 वीडियोस मैं दे चुका था और उन चारों वीडियो को क्लब करके मैंने एक मैराथन वीडियो दिया था जो 1 घंटा 42 मिनट 44 सेकंड का था। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू 12,000 पीपल हैव सीन इट सो फार एंड हैव बीन बेनिफिटेड। उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, सीसीए के बाद में सीसीएस आता है। सीसीएस कंडक्ट रूल के अभी तक मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 कंटिन्यूएशन में है, वो पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 104 से डील करता है, 105 से लेकर। उसके बाद में पार्ट 2 है, 131 से लेकर 165 तक क्वेश्चन है। और पार्ट 3 में 166 से लेकर 205 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी तक इसका मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 205 तक के क्वेश्चन डील कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 206 से लेकर क्वेश्चन नंबर 250 तक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा दूं, जो एमसीक्यूज हैं स्वामी हैंडबुक के, स्वामी के जो मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन माने जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। जिन क्वेश्चंस में डाउट होते हैं या कोई रूल्स आता है, उन रूल को एलाबोरेट भी किया गया है। आप इसे चाहे तो देख सकते हैं इस प्रकार से। ये दोनों पीडीएफ मैं आपको वीडियो के अंत में एक लिंक दी रहेगी, उस लिंक से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विथ टुडेज वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 205। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 205, how many disciplinary cases can an assisting government servant have at a time while assisting an accused officer? कहने का मतलब है जो डिफेंस ऑफिसर है, डीए, डिफेंस ऑफिसर, वो एक केस तो लड़ रहा है, उसके साथ ही साथ वो और कितने केसेस अपने हाथ में रख सकता है? द आंसर इज 3 केसेस। कहने का मतलब टोटल उसके हाथ में 4 केसेस हो सकते हैं। वही बात अगर रिटायर्ड पर्सन की बात करें, हाउ मेनी डिसिप्लिनरी केसेस एंड असिस्टिंग रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैव एट अ टाइम व्हाइल असिस्टिंग एन अक्यूज्ड ऑफिसर? ऑलरेडी वो एक अक्यूज्ड ऑफिसर की मदद कर रहा है, उसके साथ ही साथ वो कितने केस अपने हाथ में रख सकता है? द आंसर इज 5। कहने का मतलब है जो सर्विंग कैंडिडेट है वो डिफेंस ऑफिसर बनता है तो उसके पास इन टोटल 4 केसेस हो सकते हैं, और इन केस ऑफ रिटायर्ड सर्वेंट वो 6 केसेस हो सकते हैं। I hope it is very clear to you. Question number 207. Is prior permission necessary to appoint a government servant as a defense assistant by an accused official? कोई accused official है, वो यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करना चाहता है तो क्या प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है?
तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से ये आंसर हो जाएगा आपको, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आप इंक्वायरी ऑफिसर को बता सकते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर को एक रिटर्न में प्रतिवेदन दे सकते हैं कि मैं फला फला व्यक्ति को अपना डिफेंस असिस्टेंट नियुक्त कर रहा हूं। ये जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 207, इन तीनों का जिक्र आप देखेंगे यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पैरा नंबर 19 सेकेंड ऑफ ऑर्डर 6 में मेंशन है। ये तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, फिर से मैं बता दूं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पैरा नंबर 19 सेकेंड ऑफ ऑर्डर 6 में ये तीनों चीजें मेंशन है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की ओर। कैन एन अक्यूज्ड ऑफिशियल नॉमिनेट अ लीगल प्रैक्टिशनर एज अ डिफेंस असिस्टेंट? मुझ पर चार्ज लगा है, तो क्या मैं डिफेंस असिस्टेंट में किसी रिटायर्ड व्यक्ति, रिटायर्ड केवीएस ऑफिसर या सर्विंग केवीएस ऑफिसर के बजाय किसी लीगल प्रैक्टिशनर को मैं अपॉइंट कर सकता हूं क्या? तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। यस, द आंसर इज यस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 209, इफ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑल्सो लीगल प्रैक्टिशनर, अगर जो रिटायर्ड पर्सन है वो लीगल प्रैक्टिशनर है, तो कैन ही वर्क एज अ डिफेंस असिस्टेंट? अगर वो लीगल प्रैक्टिशनर है तो वो डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है कि नहीं? तो ही इज परमिटेड टू वर्क एज फुल टाइम डिफेंस असिस्टेंट। वो फुल टाइम डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है क्योंकि वो रिटायर्ड पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 210, नॉर्मली हु विल कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ डिसिप्लिनरी केस? डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इंक्वायरी ऑफिसर, उसको असिस्ट करने के लिए पीओ होते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये दो एक तरफ हो गए। उसके बाद में आपका डिफेंस असिस्टेंट होता है और चार्ज्ड ऑफिसर होता है। तो ये सारी जो प्रोसीडिंग होती है, सारी फाइलिंग होती है, उसे कौन रखता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर रखता है। उनका काम ही यही है, चीजों को रिकॉर्ड करना और सारा रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, और जब जब इंक्वायरी ऑफिसर मांगे उसे प्रस्तुत करना। प्रश्न क्रमांक 211, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू प्रेजेंट द अक्यूज्ड ऑफिसर for a preliminary hearing on receipt of notice from the inquiry officer? इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा उसे नोटिस मिलता है, तो प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए उसे कितने दिन का समय मिलता है? द आंसर इज 15 डेज। आप इसे याद रखें, 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 212, इफ अ फैमिली मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर्स, फैमिली मेंबर याद रखें, of a government servant enters into transaction of movable or immovable property out of their own fund, अपने खुद के फंड से अगर वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं इन देयर नेम, तो सच ट्रांजेक्शन need not be reported to the government as they do not come within the purview of conduct rule। याद रखेंगे इसे, 212 का डी आंसर, क्योंकि वो अपने नाम से खरीद रहे हैं, अपना फंड यूज कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को उसकी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट स्वयं खरीद रहा है अपने नाम से, चाहे वो अपने फंड से खरीदे चाहे लोन लेके खरीदे, उसका इंटीमेशन गवर्नमेंट को देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 213 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ रूल 12 ऑफ कंडक्ट रूल? कौन सा इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वायलेशन ऑफ रूल 12 ऑफ कंडक्ट रूल नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि रूल 12 है क्या? चलिए देखते हैं, व्हाट इज रूल 12? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस तरीके से नोट्स मैंने आपके लिए बना रखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अंडर रूल 12 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall may accept with the previous sanction of the government or other competent authority ask for or accept contribution to or otherwise associate himself with the raising of any fund in pursuance of any object whatsoever। ये होता है रूल 12। आप अपने आप को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, which of the following is not a violation? Which of the following is not a violation? इनमें से कौन सा चीज वायलेशन के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए देखते हैं, कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक
विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉइज यूनियन, ये तो हम करते ही हैं, एम्प्लॉय यूनियन के लिए हम कलेक्ट करते ही हैं पैसा, 120 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो कटता है आपका। एसोसिएशन विथ अ नेशनल लीडर्स मेमोरियल फंड, नेशनल लीडर्स मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू फंड या और भी किसी प्रकार के फंड में कैंपेन करते हैं फॉर रेजिंग फंड, ये भी हम करते हैं। रेजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एन एम्प्लॉइज एसोसिएशन फॉर डिफेंडिंग अ केस अगेंस्ट गवर्नमेंट इन अ सर्विस मैटर, ये भी हम कर सकते हैं। ये तीनों वायलेशन नहीं है तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी रूल 12 का वायलेशन नहीं कहलाएगा। 214, द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 22, द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 22 ऑफ कंडक्ट रूल। अब फिर से आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि रूल 22 क्या है। जिन्होंने डिटेल से पढ़ रखा है उनको पता होगा रूल 22 क्या है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं रूल 22 क्या है। रूल 22 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। आप ये मान के चलिए डी को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो ड्रिंक एंड ड्रग, तो दोनों के लिए 2 और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 22। तो रूल नंबर 22 क्या है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being। तो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स 22 ये याद रखेंगे आप। आई होप ये ट्रिक काम कर जाएगा और आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए देखिए, द फॉलोइंग डज नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 22 ऑफ कंडक्ट रूल। ए, कंजम्पशन ऑफ लीकर बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ क्लब meant exclusively for member to invite non-members as guest। ठीक है। Taking liquor in a public place or appearing there in a state of intoxicating in a state where prohibition is not in force। ठीक है। In neither of the case A and B, ये आंसर हो जाएगा आपका। दोनों केस में it does not attract the provision of rule 22। प्रश्न क्रमांक 215 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे केसेस में हमको क्या होता है, हमको चारों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ रूटीन मैटर इन डिसिप्लिनरी केसेस, करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है, आप मुझे बताइए। नहीं, suspension of a government servant is a routine matter in disciplinary cases। Suspension amounts to reduction as he is paid reduced rate during the period। Suspension is an executive action whereby a government servant is kept out of duty temporarily। Yes, this is correct। He is kept out of duty temporarily pending final action being taken against him। So which of the following statement is correct? So this C statement is absolutely correct। प्रश्न क्रमांक 216 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप मार्क कीजिए। रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए पनिशमेंट फॉर लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय हिज नेग्लिजेंस। अगर आपके नेग्लिजेंस से गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आपसे रिकवरी की जाएगी। तो उस रिकवरी में कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है, प्रश्न ये पूछा है। शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ हिज बेसिक पे, ओके। शुड नॉट बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, ओके। कैन बी वेव्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिजर्विंग केसेस। नहीं, ये वेव्ड ऑफ तो खैर नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस हुआ है तो वो आपको भरपाई करनी है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है कैन बी मेड फ्रॉम द डेलिक्वेंट ऑफिसर, डेलिक्वेंट जो चार्ज ऑफिसर है जिसने ये गलती की है, कैन बी मेड फ्रॉम द डेलिक्वेंट ऑफिशियल स्प्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल द एंटायर अमाउंट इज रिकवर्ड। यस, दिस इज करेक्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको 1/3 नहीं लेना है या 3 साल तक ही लेना है, माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कैन बी मेड फ्रॉम द डेलिक्वेंट ऑफिशियल स्प्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल द एंटायर अमाउंट इज रिकवर्ड। उसे इस तरीके से बांट दिया जाएगा कि पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर
हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 217, द टाइप ऑफ केस which would not merit action for imposing one of the major penalty is, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें मेजर पेनाल्टी इंपोज नहीं की जाएगी? द टाइप ऑफ केस which would not merit action for imposing one of the major penalty, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी, ये तो भाई इसमें तो डेफिनेटली मेजर पेनल्टी है। इंसिडेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट अब्सेंट्स विदाउट लीव, फ्रीक्वेंट अब्सेंट है विदाउट लीव, तो ये गलत तो है लेकिन एटलीस्ट इस पे मेजर पेनाल्टी नहीं होगी, तो बाकी दोनों पढ़ने की जरूरत। रिसीविंग ब्राइब, ये तो भाई मेजर पेनाल्टी है। कॉन्ट्रैक्टिंग अ मैरिज विद अ वुमेन हुज हस्बैंड इज अलाइव एंड नॉट डाइवोर्स, ये अपने आप में मेजर पेनाल्टी का विषय है। मॉरल डिस्प्यूट भी है ये तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 218, एज पर रूल 7 सेकंड ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल डैश कंस्टिट्यूट अ स्ट्राइक। सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि रूल 7 सेकंड है क्या। एज पर रूल 7 सेकंड ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल डैश कंस्टिट्यूट अ स्ट्राइक, इनमें से कौन सी चीज स्ट्राइक कहलाती है? कहने का मतलब है रूल 7 सेकंड जो है स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो रूल 7 सेकंड क्या है जरा देख लेते हैं। जस्ट मिनट, Rule 7 second of Central Civil Services Conduct Rule 1964 provides that no government servant shall resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or service of any other government servant. Strike से related जो rule है वो rule 7 second है आप CCS Conduct Rule 1964। तो अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीज स्ट्राइक को अट्रैक्ट कर रही है। मास absentation from work without permission as per rule 7 second of the conduct rule dash constitute a strike, इनमें से कौन सा स्ट्राइक? तो ये तो स्ट्राइक का रूप है ही सही, मास absentation हो रहा है। रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम, ये भी आप एक हिसाब से स्ट्राइक कर रहे हैं। गो स्लो और पेन डाउन और चॉप डाउन, ये भी है। इसका मतलब आंसर है ऑल द अबव। ऑल दिस अबव एक्शन under rule 7 second of CCS conduct rule 1964 constitute a strike. Friends, I hope it is clear to you. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, रूल डैश ऑफ CCS conduct rule speaks about insolvency and habitual indebtedness. Habitual indebtedness, insolvency, bankrupt, ये कौन सा रूल ऐसा कहता है कि आप इस तरीके के हैबिचुअल इंडेप्टनेस में हैं? रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल, इसे भी रूल को डिटेल से देख लेते हैं, आपके लिए आसानी होगी। रूल 17 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, Rule 17 says insolvency and habitual indebtedness. A government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. Rule 17 of CCS conduct rule talks about insolvency and habitual indebtedness. इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्लियर हो गया आपको? 219 का कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। रूल 17। रूल नंबर 220 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी एज पर रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। सीसीएस कंडक्ट रूल आप याद कर लीजिए, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है। अभी हमने बात की रूल नंबर 17 क्या कहता है, इंसॉल्वेंसी। रूल नंबर 7 सेकंड क्या कहता है, क्या कहता है, स्ट्राइक। उसी प्रकार से हम एनी गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी एज पर रूल, जुडिशियल इंक्वायरी पे यदि आप कोई अपना एविडेंस दे रहे हैं, इट इज अंडर रूल 10, इट इज अंडर रूल 10, ध्यान रखेंगे। विद द प्रायर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन गिव एनी एविडेंसेस इन जुडिशियल इंक्वायरी। प्रश्न क्रमांक 221 की ओर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंक्वायरी the inquiry officer should follow the prescribed procedure of,
उसे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? इंस्पेक्शन ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस, डेफिनेटली ये तो करना ही है। एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये भी करना है। बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो बोथ द अबव ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों कार्य आपको करना है। Who will take a decision whether the charges have been established before passing final order? फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले कौन ये तय करेगा कि चार्जेस जो हैं वास्तव में स्टैब्लिश किए गए हैं? तो ये काम किसका है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर क्या करेंगे? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। प्रेजेंटिंग ऑफिसर उनको असिस्ट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो इंक्वायरी ऑफिसर ने अपना सबमिट कर दिया किनको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को देखना है कि इंक्वायरी ऑफिसर ने सही चार्जेस स्टैब्लिश किए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 223, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द चेंज ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ सस्पेंडेड ऑफिसर कैन बी ऑर्डर्ड? सस्पेंडेड ऑफिसर को ऑलरेडी उसको हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया सस्पेंशन के दौरान, तो वो कब उसका फिर से करेंगे? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। यदि सस्पेंडेड ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है उस पर विचार किया जा सकता है और तब उसका हेडक्वार्टर फिर से चेंज किया जा सकता है। Subsistence allowance of a non-gazetted official can be remitted by, जो उन्हें सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है नॉन गजेटेड ऑफिसर को, उसको किस रूप में दिया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नहीं, चेक के रूप में नहीं, पे ऑर्डर के रूप में नहीं, तो उसे किस रूप में दिया जाता है? सर्विस मनी ऑर्डर के रूप में दिया जाता है। सर्विस मनी ऑर्डर के रूप में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। वेयर इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट लेट डाउन इन डिटेल? भाई डिसिप्लिनरी केसेस का डिटेल किसमें दिया गया है? सीसीएस सीसीए रूल्स में दिए गए। कंडक्ट रूल तो कंडक्ट को बताता है, ये नहीं है, और नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज भी गलत है। तो कहां दिया हुआ है? सीसीएस सीसीए रूल्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 226 की ओर आगे बढ़ते हैं। द अथॉरिटीज competent to impose penalty on members of group B, C and D services are mentioned in, इसको कौन सी चीज में मेंशन किया गया है? अथॉरिटीज जो होंगी उसको मेंशन किया गया है शेड्यूल टू द सीसीएस सीसीए रूल्स। जो अथॉरिटीज है, जो कॉम्पिटेंट है, जो पेनल्टी इंपोज करेंगे वेदर माइनर और मेजर टू द ग्रुप बी सी एंड डी, उसको कहां मेंशन किया गया है? रूल 12, सॉरी, शेड्यूल्स to the CCS CCA rules. प्रश्न क्रमांक 227, the rate of subsistence allowance is prescribed in, फाइनेंशियल रूल में दिया गया है। तो फाइनेंशियल रूल के कौन से फाइनेंशियल रूल में दिया गया है ये हमको ध्यान रखना है। ये कहाँ दिया हुआ है? FR 53 में दिया हुआ है। अब ये FR 53 क्या है यदि आप जानना चाहें तो नोट्स को रिफर कर सकते हैं। मैं डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, ये PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। FR 53, द गवर्नमेंट सर्वेंट under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority shall be entitled the following payments namely, in case of commissioned officer of the Indian Medical Department or warrant officer in civil employ who is liable to revert to military duty, the pay and allowances to which he would have been entitled had he been suspended while in military employees. In the case of any other government servant, a subsistence allowance at an amount equal to the leave salary, ये आप डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आपको इतना बताना चाहता था कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो FR 53 में मेंशन है, जैसे कि हमारा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। What will happen to a disciplinary case which is pending against a government servant on his death? डेथ होने के बाद तो सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ये आपको पता है। द केस विल बी ड्रॉप्ड ऑन द डेथ ऑफ द एलिग्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, एलिग्ड चार्ज्ड, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसकी मृत्यु के पश्चात वो केस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता होगी। टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्किंग इन द सेम ऑफिस मेक कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। नॉर्मल सी बात है, दो टीचर आपस में लड़ लेते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो नेचुरली वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं और एक दूसरे का कंप्लेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन सच अ केस? हम अपने विवेक से भी बता सकते हैं। द पर्सन हु कंप्लेन फर्स्ट विल बी इंक्वायर्ड फर्स्ट, ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी होगा।
both the accused will be tried together in one joint proceeding. ऐसा भी नहीं करना चाहिए. The accused in cross case will be tried separately. पहले उनको separately पूछा जाए. And both trials should be held simultaneously. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 229 का आंसर हो जाएगा सी. क्रॉस कंप्लेन विल नॉट बी इंटरटेन्ड एट ऑल. नहीं, ऐसा नहीं है. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील कैन बी मेड. कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं? एन ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट? नो, नॉट एट ऑल. प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद में कोई अपील नहीं होता. एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, हाँ, सस्पेंशन के ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं. एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोकेटरी नेचर ऑफ अ स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. इस पे तो आप ऑब्जेक्शन ले ही नहीं सकते हैं. इंटरलोकेटरी नेचर है, मतलब उस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उस पर अपील नहीं कर सकते. एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी. अभी तो इंक्वायरी चली रही थी, उस पर क्या, जब फाइनल डिसीजन आएगा आप उस पर अपील कर सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन. यू विल हैव द राइट्स टू मेक एन अपील. आगे बढ़ते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग. माइनर पेनाल्टी लगा है. अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, उसको जल्दी से करने का तरीका मैं बताता हूँ. आप पांचों को पढ़ लीजिए और फिर अपने हिसाब से सीक्वेंस में जमाइए. पांचों को आप पहले पढ़ लीजिए, फिर सीक्वेंस में जमाएंगे. गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू सबमिट हिज डिफेंस. बिल्कुल ठीक है, उसको टाइम तो देंगे भाई. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन द रिसिप्ट ऑफ डिफेंस. ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी गिवन अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट. ये सबसे पहला होगा भाई. उसको पहले क्या देंगे आप? चार्ज शीट देंगे. तीसरा नंबर पहले हो जाएगा. इंक्वायरी ऑफिसर टू सेंड अ रिपोर्ट टू इंक्वायरी अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग. ये तो आखिरी की बात है. द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू मेक अ फाइनल ऑर्डर एज इट डीम फिट टू. ये सबसे अंत में हो जाएगा. ऑर्डर देगा, उसके पहले क्या हो जाएगा? ये चौथा वाला हो जाएगा. सबसे पहले क्या हुआ? थर्ड नंबर का हुआ था. फिर गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू सबमिट. भाई आपने चार्ज शीट दिया, अब उसके बाद उसको क्या देंगे आप? टाइम देंगे सबमिट करने के लिए. अब क्या बच गया यहाँ पे? सेकंड बच गया. तो ये क्रम देख लीजिए आप, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. इस तरीके से आप जब जमाएंगे तब आपका आंसर करेक्ट बनेगा और टाइमली बनेगा. Which of the following amounts to conviction on a criminal charge for the purpose of CCS CCA rule? क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ. Which of the following amounts to conviction on a criminal charge for the purpose of CCS CCA rule? criminal charge की बात हो रही. A government servant is bound down for good behavior under section 110 of CRPC. ये CRPC क्या होता है? criminal procedure code. Conviction under Army Act 1950. Dismissal from military service of a person holding a lien on a permanent civil post. None of the above. And the correct answer is none of the above. इस पे मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहूंगा कि ये CRPC क्या है. The full form of CRPC is Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code, CRPC, is a procedural criminal law enacted for administering substantive law in India. The law enacted on 1st April 1973. देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन. The law enacted on 1st April 1973 provides the procedure for apprehension of suspected criminal, evidence collection, determination of punishment of accused person. क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 233. थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो. इफ अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिस्कवर्स एनी प्रोसीजरल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को पता चलता है कि कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज इन ऑर्डर इशूड बाय इटसेल्फ. उसने खुद ने जो ऑर्डर दिया उसमें कुछ इरेगुलरिटीज है. Who has the authority to revise or cancel the order? डिसिप्लिनरी भाई उसने खुद ने ऑर्डर इशू किया है तो वो तो कैंसिल कर नहीं सकता. अपीलेंट अथॉरिटी, हाँ, अपीलेंट अथॉरिटी के पास अगर आपने कंप्लेन की है तो वो कर सकते. रिव्यूइंग अथॉरिटी ये भी कर सकते हैं. यानी सबऑर्डिनेट कैसे करेगा भाई? तो सेकंड और थर्ड आंसर है. तो सेकंड और थर्ड कहाँ दिया हुआ है भाई? ये सेकंड और थर्ड. बी आपका आंसर हो जाएगा. 233 का बी इज द करेक्ट आंसर.
the disciplinary functions of the election commission over the employee posted for election duties are. डिसिप्लिनरी फंक्शन क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन तो भैया माई बाप हो जाता है जब इलेक्शन आता है तो. सस्पेंडिंग एनी ऑफिसर फॉर डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, यस वो सस्पेंड कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफिसर बाय अनदर सच पर्सन, बिल्कुल कर सकते हैं. रिकमेंड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, ये भी कर सकते हैं. मतलब आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. फ्रॉम द फॉलोइंग identify the provisions which is not imposed on a government servant regarding marriage. मैरिज के लिए आप कौन सी ऐसी चीज है जो आप उस पर इंपोज नहीं कर सकते? आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा. द करेक्ट आंसर हियर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड मैरी एनी पर्सन फ्रॉम द सेम रिलीजन. आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपको अपने ही रिलीजन में शादी करना है. He is free to make his own decision. तो आंसर हो जाएगा डी. What is the time limit to forward the proforma checklist to UPSC in case of minor penalty proceeding of charged officer? माइनर प्रोसीडिंग है तो 3 महीने में आपको रिटायरमेंट के पहले उसे भेजना है, और ये मेजर हो जाए तो 6 महीने. रिटायरमेंट के 3 महीना पहले अगर मेजर पेनल्टी है तो अगला क्वेश्चन वैसे ही है. व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फॉरवर्ड द प्रोफार्मा चेकलिस्ट टू यूपीएससी इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग ऑफ चार्ज्ड ऑफिसर? 6 मंथ प्रायर टू हिज रिटायरमेंट. आगे बढ़ते हैं. टू हुम हैज द पावर बीन डेलीगेटेड फॉर ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सीसीएस क्लास 1 पोस्ट अंडर द अंडमान निकोबार एंड आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन? नॉर्मली इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये पूरा पावर प्रेसिडेंट के पास में रहता है ग्रेड 1 के लिए, लेकिन इन केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन ये अधिकार किसे दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर को, केंद्र शासित प्रदेश में या इन प्रकार के स्थानों में. इस बात को विशेष ध्यान रखिए. आगे बढ़े. चलिए. इन केसेस which do not require consultation with the CBC or UPSC, what is the time limit for the disciplinary authority to take a final decision on the inquiry report? ऐसे केसेस जिनको सीबीसी या यूपीएससी में भेजने की जरूरत नहीं है, केवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइनल एक्शन लेना है, तो क्या टाइम फ्रेम आप उसे देते हैं कि जिसमें उनको डिसीजन ले लेना है? विद इन 3 मंथ ही हैज टू गिव द डिसीजन. याद रखने की चीज है. What is the time limit given to an inquiry authority to submit the written representation of the charged government servant to disciplinary authority? कितने दिनों में उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप देनी? फाइनल कन्विक्शन हो गया, फाइनल हियरिंग हो गई, उसके कितने दिनों बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है? 15 दिन में उनको अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है, और 15 दिन में रिपोर्ट सौंप दी, उसके 3 महीने के भीतर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपना डिसीजन देना होता है. ये टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. Who is empowered to scrutinize the correctness of the finding and conclusion arrived at in a departmental inquiry? भाई किसका हक है, किसको empowered किया गया कि स्क्रूटिनाइज करे करेक्टनेस को? इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी की है, फाइंडिंग दी है, वो करेक्ट है कि नहीं, ये कौन डिटरमाइन करेगा? चीफ विजिलेंस ऑफिसर. चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैज द राइट टू स्क्रूटिनाइज, ध्यान रखना, to scrutinize the correctness of the finding and conclusion arrived at in a departmental inquiry. आगे बढ़ते हैं. What is the time limit given to an employee to prefer a revision petition to the appellant? What is the time limit given to an employee? आपको सजा हो गई, माइनर हो गई, मेजर हो गई, तो आपको कितना समय दिया गया रिवीजन पिटीशन के लिए आप अपीलेंट अथॉरिटी को अप्रोच करें? एंड द टाइम लिमिट इज 6 months फ्रॉम द date of order. Who has the revisionary power to review any order under the CCA rule including an order of exonerate? यहाँ पे मैं ये वर्ड आपको क्लियर कर दूं. exonerate मतलब बाइज्जत बरी. Who has the revisionary, जो रिवाइज कर सके, power to review any order under CCA rule including an order of exoneration? exoneration का भी ऑर्डर आ गया है यदि, तो उसे रिव्यू करने का अधिकार किसे है? सारा अधिकार प्रेसिडेंट के पास सुरक्षित है, प्रेसिडेंट से बढ़कर कोई नहीं. Who has to be referred to if any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these rules? अगर किसी रूल में, इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन है,
कोई डाउट अराइज करता है तो हु हैज द पावर? ऑल द पावर लाइज इन प्रेसिडेंट. What are the powers delegated to the election commission over officers, staff and police deputed to perform election duty? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. इलेक्शन कमीशन के पास में क्या क्या अधिकार है? सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफिसर, किसी ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. मेकिंग रिकमेंडेशन टू द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. तो आंसर हो गया ऑल द अबव. What is the procedure to be followed in all disciplinary cases where the commission is to be consulted? प्रश्न को फिर से पढ़ रहा हूं. What is the procedure to be followed in all disciplinary cases where the commission is to be consulted? जहां हम कमीशन को कंसल्ट करते हैं तो कौन सा प्रोसीजर is to be followed? That is the question. On receipt of inquiry report, the DA, disciplinary authority, may give a copy to the government servant. बिल्कुल देना ही पड़ेगा. The inquiry report together with the representation of the government servant may be forwarded to the UPSC. बिल्कुल ठीक है. The disciplinary authority will consider the inquiry report, advice of the commission and the representation of the government servant before arriving at a decision. ये भी ठीक है. So the answer is all the above. 247. The definition of the term sexual harassment includes. सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस बिल्कुल आता है. अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर बिल्कुल आता है. शोइंग पोर्नोग्राफी डेफिनेटली आता है. तो आंसर इज ऑल द अबव. ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसको हम आप सीधा पढ़ेंगे और सीधा सीधा आंसर दे देंगे. वाइल इम्पोजिंग ए पेनाल्टी ऑफ रिडक्शन ऑफ पे टू अ लोअर स्टेज, इट इज नॉट परमिसेबल टू इम्पोज अ पेनाल्टी अंडर रूल 11(5) such that the pay after imposition of the penalty would fall below the dash of the same level, below the first cell. ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सेल. इस पे मैं आपको कुछ नोट्स देना चाहूंगा, ध्यान से पढ़ें. While imposing the penalty of reduction to a lower stage in the same scale of pay under Rule 11(5) of CCA Rule 1965, disciplinary authority may weigh all factors before deciding upon the quantum of penalty, that is the number of stages by which the pay is to be reduced. ये annexer second में भी इसका वर्णन किया गया है. तो फर्स्ट सेल होगा इसका आंसर. पेनाल्टी वुड फॉल बिलो द फर्स्ट सेल ऑफ द सेम लेवल. उसी लेवल के एक सेल नीचे उसे कर दिया जाएगा एज अ पेनाल्टी. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. An intimation to the prescribed authority is mandatory if a government servant involves in speculation of any share, securities or debentures if the total transaction exceeds 6 months. याद रखिएगा इसमें. If total transaction exceeds 6 months basic pay, then we need to be vigilant, careful into that. Friends, last question of the day. What action is to be taken in respect of anonymous complaints? हर स्कूल में anonymous complaint आते हैं. तो एनोनिमस कंप्लेन आते हैं तो उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन. जब उसने अपना नाम ही स्पष्ट नहीं किया है तो उस पर कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं है. तो फ्रेंड्स, हियर वी एंड टुडेज सेशन. एक बात मैं फिर से बता दूं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं यहाँ पे फिर से दिखा दूं. ये कंडक्ट रूल का पार्ट 1 है, कंडक्ट रूल का ये पार्ट 2 है, ये कंडक्ट रूल का पार्ट 3 है, और आज जो हमने किया है कंडक्ट रूल का पार्ट 4 है. ये आप पार्ट 4 को देखिए. शाम तक मैं आपको इन चारों को क्लब करके एक मैराथन वीडियो प्रस्तुत करता हूं जिसे आप एट ए स्ट्रेच देखिए. और बिलीव मी, यदि आपने सीसीए के मैराथन वीडियो को नहीं देखा है, आप देख लीजिए, और सीसीएस के मैराथन वीडियो को देख लीजिए. 10 marks from here and 10 marks from here. I assure you, dear friends, that definitely you would be getting. In case you prepare both the topic well, वेटेज अलग अलग हो सकते हैं. आने वाले अभी 4 परीक्षाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया. हमारे जो पीजीटी साथी हैं वो वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हैं अभी एलडीई में, और फिर डायरेक्ट में वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का देंगे. जो हमारे वाइस प्रिंसिपल साथी हैं वो एलडीई में प्रिंसिपल का दे रहे हैं, डायरेक्ट में भी प्रिंसिपल का देंगे. तो आप सभी के लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है.
With that, I conclude today's video. Thank you. Have a nice day. Keep watching English with Devangan sir.